नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंह का कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। पिछले वीडियो में हमने बात की थी उपकल्पना के अर्थ एवं विशेषताओं के बारे में। आज हम बात करेंगे उपकल्पना के प्रकार एवं स्रोतों के बारे में। उपकल्पना कहते किसे हैं, मैं एक बार फिर से आपको समझाऊंगी। उपकल्पना कोई भी पूर्व विचार या एक अनुसंधानकर्ता के मन में किसी सामाजिक समस्या या किसी भी सामाजिक मुद्दे जिस पर वो अध्ययन कर रहा है उसके कारणों से रिलेटेड या उसके पीछे जो वजह है उसको समझने के लिए जो उसके मन में एक पूर्व विचार होता है, एक पूर्व मान्यता जो होती है, जिसके आधार पर वो अपने अध्ययन को एक नई दिशा देता है, उसे हम सामान्य शब्दों में उपकल्पना कह सकते हैं। उपकल्पना अनुसंधान के लिए एक बहुत आवश्यक चरण के रूप में मानी गई है, क्योंकि ये इसी के माध्यम से एक अध्ययन को दिशा मिलती है और अध्ययनकर्ता को ये पता चलता है कि उसे किस प्रकार से अपने अध्ययन को आगे बढ़ाना है, कौन से टेक्निक्स अपनानी है और किन लोगों को उसे इंटरव्यू करना है या किन लोगों को उन्हें ऑब्जर्व करना है। तो उपकल्पना सामाजिक अनुसंधान में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जहाँ तक उपकल्पना के प्रकारों का सवाल है, तो सामाजिक तथ्य, घटनाएं या समस्याओं की जो अलग अलग प्रकृति होती है, अनुसंधान के उद्देश्य अलग अलग होते हैं, तथ्यों के प्रकार अलग अलग होते हैं, तो ये कारण है कि प्राकल्पना या उपकल्पना जो है वो भी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। मोटे तौर पर गुडे एवं हार्ट ने 3 प्रकार की उपकल्पनाओं की बात की है। पहला वो कहते हैं अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित, अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित उपकल्पनाएं। ये उपकल्पनाएं मनुष्य के सामान्य ज्ञान, कुछ उसके दैनिक जीवन के अनुभवों, हमारी कुछ लोकोक्तियाँ, कहावतें, मुहावरे होते हैं, हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी कुछ चीज़ें बोलते हैं, विश्वास होते हैं, हमारे कुछ मान्यताएं होती है, उस पर आधारित होती है। जैसे हम एक पावरफुल आदमी के लिए कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके पास पावर होती है वही सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो ये एक जो अनुभवात्मक समानताएं हैं हमारे डे टू डे लाइफ की, उस पर आधारित उपकल्पना है। दूसरा है जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित उपकल्पनाएं। इस प्रकार की उपकल्पनाएं सामान्यतः एक सामान्य तथ्य या निष्कर्ष को पूर्वाधार मानकर अन्य तथ्यों के साथ उसके तर्कपूर्ण परीक्षण पर आधारित होती है। ऐसी उपकल्पनाओं में उद्देश्य और अनुभविक एकरूपताओं को तार्किक रूप से समझने का प्रयास किया जाता है। उनके यानी जो अलग अलग उपकल्पना अध्ययन के जो अलग अलग चर हैं, अलग अलग कारक हैं, उनके तार्किक संबंधों को समझने का प्रयास किया जाता है। जैसे हम कहें कि गांव की अपेक्षा नगरों में आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है, तो ये गांव और नगर दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन है। दोनों के चरों को और आत्महत्या के नगर से तार्किक संबंध और गांव से तार्किक संबंध, इसको समझने का प्रयास करती है। इस प्रकार की उपकल्पनाएं सिद्धांत निर्माण में भी सहायक होती हैं। तीसरा है विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित। विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित उपकल्पनाएं जो होती हैं वो ये मान के चलती कि कोई भी सामाजिक घटना किसी एक कारक द्वारा नहीं होती, यानी ये जरूर निश्चित है कि कोई एक प्रमुख कारक होता है और अन्य कारक सहायक कारक होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत प्रभाव हो सकता है सभी का हो। इस प्रकार की उपकल्पना को कारणात्मक उपकल्पना भी कहते हैं। इसमें यह ज्ञात करने की कोशिश की जाती है कि यदि किसी एक चर में परिवर्तन होता है तो वह किस सीमा तक दूसरे चर को प्रभावित करता है। तो ये गुडे एवं हार्ट ने जो 3 प्रकार की उपकल्पनाएं बताई हैं ये वो हैं। इसके अलावा कुछ और अन्य प्रकार की उपकल्पनाएं भी बात की गई है। जैसे है सकारात्मक कथनों से संबंधित। सकारात्मक कथनों से संबंधित यानी जिसमें एक पॉजिटिव सेंटेंस बोला जाता है, सकारात्मक कथन होते हैं। जैसे निर्धनता बढ़ने से अपराध बढ़ता है, यानी अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। ये एक उपकल्पना हम मान सकते हैं। अगर हम अपराध के कारणों पर अध्ययन कर रहे हैं तो हम ये मान सकते हैं कि निर्धनता बढ़ने से यानी गरीबी बढ़ने से अपराध बढ़ता है।
दूसरा है नकारात्मक कथनों से संबंधित। इस प्रकार की उपकल्पना में कोई नेगेटिव जिसमें ना हो ऐसा सेंटेंस बोला जाता है। अगर हम ये कहें कि निर्धनता बढ़ने से अपराध नहीं बढ़ता है, तो ये एक नकारात्मक कथन पर आधारित उपकल्पना कहलाएगी। तीसरा होता है शून्य कथनों से संबंधित, यानी ऐसी उपकल्पना जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों संभावनाएं पॉसिबल है, वो किसी एक को इंगित नहीं कर रहा है, उसको परीक्षण द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जाएगा। यानी जैसे अगर हम कहें कि निर्धनता और अपराध के बीच में कोई संबंध नहीं है, कि अगर निर्धनता बढ़ती या घटती है तो उससे अपराध घटता या बढ़ता नहीं है। चौथा है काम चलाऊ प्राकल्पना। काम चलाऊ प्राकल्पना बेसिकली एक प्रारंभिक विचार होता है। किसी भी अध्ययन को लेकर शुरू में जो एक प्रारंभिक विचार, कोई एक सिंपल सा थॉट जो किसी अनुसंधानकर्ता के दिमाग में आ सकता है, वो एक काम चलाऊ प्राकल्पना है जिससे वो शुरुआत करता है। परंतु जैसे जैसे वो अध्ययन को लेकर आगे बढ़ता है तो हो सकता है अनुसंधानकर्ता को ये लगे कि ये ठीक नहीं है उसकी उपकल्पना, तो वो उसमें परिवर्तन और संशोधन कर सकता है। तो एक प्रारंभिक विचार है जिसे त्याग कर उसकी जगह नई उपकल्पना भी बनाई जा सकती है। तो एक काम चलाऊ उपकल्पना या कार्यवाहक उपकल्पना इसे कहा जाता है। तो ये उपकल्पना के कुछ प्रमुख प्रकार हैं। अब हम बात करेंगे उपकल्पना के स्रोतों की, यानी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं या ऐसे कौन कौन से बैकग्राउंड्स हैं जहाँ से एक व्यक्ति के, एक अनुसंधानकर्ता के मस्तिष्क में अलग अलग प्रकार की उपकल्पनाओं के विचार जागृत होते हैं। व्यक्ति की अपनी समझ, अपने अनुभव भी हो सकते हैं, कोई कल्पना भी हो सकती है, कोई पहले की विचारधारा या कोई सामाजिक परिवेश का असर भी हो सकता है, या उसकी अपनी अंतर्दृष्टि भी हो सकती है। हम यहाँ पर कुछ खास स्रोतों की बात करेंगे। गुडे और हार्ट ने 4 स्रोतों का जिक्र किया है। पहला वो कहते हैं सामान्य संस्कृति। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के अपने तौर तरीके, रहन सहन, खान पान होता है, अपने अलग नियम कायदे कानून होते हैं, सामाजिक परिवेश उसका बिल्कुल डिफरेंट होता है अन्य जगहों से, तो वो उसकी एक संस्कृति कहलाता है। एक सामान्य संस्कृति यानी एक पर्टिकुलर समूह के या समाज के रहने का, जीवन का जो तरीका होता है वो तरीका दूसरी जगहों से भिन्न होता है। तो सामान्य संस्कृति अलग अलग जगहों की जो होती है वो अलग अलग प्रकार से अनुसंधानकर्ता को प्रभावित कर सकती है। इसे हम 3 तरीके से देख सकते हैं। सामान्य संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, लोक विश्वास और सामाजिक परिवर्तन। सबसे पहले हम सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे। किसी भी देश की अपनी जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है, हर व्यक्ति की अपनी एक पर्सनल पृष्ठभूमि होती है, अपना एक बैकग्राउंड होता है जो उसके जीवन को, उसके व्यक्तित्व को, उसकी सोच को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो एक ओवरऑल जो देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है वो एक वातावरण को जन्म देती है जो किसी भी विज्ञान के उद्भव और विकास को प्रभावित करती है। अगर हम पश्चिमी देशों की और भारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। हमारे देश में आध्यात्म की, धर्म की, सामूहिकता की, संयुक्त परिवार की, परंपराओं की, जाति व्यवस्था की, इन सारी चीज़ों की बहुत महत्ता है, इन पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। तो अगर हम कोई उपकल्पना बनाएंगे तो वो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अनुसंधानकर्ता के बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहेगी। अगर हम कहें कि संयुक्त परिवार में बच्चों की परवरिश अच्छी होती है, अगर हम ऐसी कोई उपकल्पना बनाते हैं तो हमारे परिवेश के लिए ये उपयुक्त हो सकती है। परंतु पश्चिमी समाजों में जहाँ पर व्यक्तिवादिता ज़्यादा है, जहाँ पर संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जहाँ पर शादी होते ही एक कपल बिल्कुल अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है, वहाँ पर इस प्रकार की उपकल्पना उतनी प्रभावशाली नहीं हो सकती। तो एक जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है वो एक विशेष प्रकार की उपकल्पना को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा है लोक विश्वास। जो हमारी सामान्य मान्यताएं होती है, विश्वास होते हैं, जो भी हमने पहले भी बात की थी, अभिव्यक्ति हम अलग अलग तरीके से करते हैं, कहावतें, मुहावरे, उन सब के कारण एक व्यक्ति की अपनी एक सोच डेवलप होती है। वो लोक विश्वासों को बहुत सहज ढंग से स्वीकार कर लेते हैं और
उनके ऊपर आपका अध्ययन आधारित हो सकता है। तीसरा है सामाजिक परिवर्तन। कोई भी समाज संस्कृति, हम जानते हैं कि परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है, कुछ भी स्थिर नहीं रह सकता, समय के साथ सब में परिवर्तन आता ही है। तो परिवर्तनशील समाज में नई नई प्रकल्पनाएं या उपकल्पनाएं जन्म लेती हैं। जैसे हम ये तो मानते हैं कि संयुक्त परिवार जो है वो हमारे देश की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है या बहुत महत्वपूर्ण एक अंग है देश का, परंतु हम ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे औद्योगिकरण और नगरीकरण बढ़ रहा है तो संयुक्त परिवार जो है वो टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, या वो थोड़े से संयुक्त परिवार की बजाय वो एक विस्तृत परिवार के रूप में, जिसमें बेटे बहू कहीं और रह रहे हैं, पेरेंट्स कहीं और रह रहे हैं, इस तरीके की परंपराएं विकसित हो रही है। जाति प्रथा भी प्रभावित हो रही है क्योंकि उतने छुआछूत के नियम औद्योगिकरण और नगरीकरण और पश्चिमीकरण या भूमंडलीकरण के दौर में संभव नहीं है। तो सामाजिक परिवर्तन हमें नई प्रकार की उपकल्पनाओं को अपनाने का एक जरिया प्रदान करता है। दूसरा है वैज्ञानिक सिद्धांत। अभी हमने बात की थी सामान्य संस्कृति की, जिसमें हमने 3 चीज़ों की बात की थी: सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, लोक विश्वास और सामाजिक परिवर्तन। अब हम बात करेंगे वैज्ञानिक सिद्धांत की, यानी जो पहले से प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, किसी एक विषय पर जो सामान्यीकरण पहले से विद्वानों ने प्राप्त किए हैं, पहले से कुछ सिद्धांत बनाए हैं, उसके आधार पर नए अनुसंधानकर्ता उपकल्पना विकसित कर सकते हैं। तीसरा है सादृश्यताएं। सादृश्यता का मतलब होता है कोई चीज़ या कोई विचार जो एक किसी चीज़ पर लागू होता है, उसे अगर हम किसी दूसरे तरीके से दूसरी चीज़ पर लागू करने का प्रयास करें, उसे कंपेयर करें किसी और चीज़ से कि इसमें जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पर भी है, तो इसे हम इसका नाम दे सकते हैं, उसे हम सादृश्यता कहते हैं। जैसे हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक सावयव की बात की है। वो कहते हैं कि जिस तरीके से एक शरीर जो है वो एक बीज से, एक तत्व से या एक भ्रूण से प्रारंभ होता है और धीरे 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 एक मनुष्य शरीर का रूप लेता है, उसी प्रकार से समाज होता है, जिसमें एक छोटा सा समूह धीरे 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 किस प्रकार से एक विस्तृत समाज के रूप में विकसित हो गया, जिसमें अलग 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 हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, अलग विचार हैं, अलग सारी समुदाय व संस्कृतियां हैं। तो इसे हम कहते हैं सादृश्यता। यानी किसी एक चीज़ को जब हम कहीं पर उपयुक्त समझते हैं, उस चीज़ को हम किसी दूसरे फील्ड में या किसी दूसरी जगह पर लागू करने का प्रयास करें। व्यक्तिगत अनुभव जो है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं उपकल्पना के। जैसे एक विद्वान है लोम्ब्रोसो, उन्होंने वो डॉक्टर थे पेशे से, उन्होंने सोल्जर्स का, सैनिकों का अध्ययन किया था और उन्होंने वहाँ पर ये चीज़ रियलाइज़ की कि जो सैनिक होते हैं उनका डील डॉल, उनका शरीर, उनके एक्सप्रेशंस या उनका जो भी हाथ पैरों का शेप है, सिर का जो शेप है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में ऐसा होता है कि उनमें एक हिंसक प्रवृत्ति होती है। अब वो हिंसक प्रवृत्ति अगर सही डायरेक्शन में गई तो वो सैनिक बन गए, और गलत डायरेक्शन में गई तो हो सकता है वो अपराधी बन गए। तो लोम्ब्रोसो एक बहुत बड़े अपराध शास्त्री हैं। उन्होंने कहा था अपराधी जन्मजात होते हैं, यानी बाय बर्थ जो आपको विशेषताएं मिलती है वो एक व्यक्ति को अपराधी बना सकती है। हम ये नहीं कह रहे कि उनकी थ्योरी सही है, लेकिन अपराध की जो जैविक सिद्धांत है उसमें लोम्ब्रोसो का ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि उन्होंने अपने खुद के अनुभव जो उनके थे, जब उन्होंने सेना में देखा लोगों को, उनके शारीरिक विशेषताओं को समझा, तो उन्हें लगा कि ये हिंसक प्रवृत्ति अपराधियों में भी होती है और उनका भी इसी प्रकार का शारीरिक संगठन होता है, तो अपराधी जन्मजात हो सकते हैं। इस प्रकार विविध घटनाओं या अवस्थाओं में एक अध्ययनकर्ता जो विशेष अनुभूतियां स्वयं प्राप्त करता है, उसके आधार पर वो उपकल्पना बनाता है। उसके बाद है अंतः प्रज्ञा। अंतः प्रज्ञा या इंट्यूशन जिसे हम कहते हैं, यानी मन की आवाज़। एक व्यक्ति स्वयं किसी चीज़ के बारे में जो फील करता है, आपने कई बार सुना होगा कि मेरा मन ऐसा कह रहा है। कुछ चीज़ों के बारे में हम एकदम से कोई निर्णय ले लेते हैं या हम डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही होगा, तो उसे हम मनुष्य की अंतरात्मा की आवाज़ कह सकते हैं, अंतः प्रज्ञा कह सकते हैं, अंतर्दृष्टि कह सकते हैं।
उस पर भी कई बार प्राकल्पनाएं या उपकल्पनाएं विकसित की जाती है, परंतु इनका परीक्षण जो है वो थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि उसके पीछे आपके पास कोई सॉलिड बैकग्राउंड नहीं होता। लास्ट है अनुसंधान एवं साहित्य, यानी आपने जो अध्ययन प्रारंभ किया है एक अनुसंधानकर्ता ने, उससे पहले जिन विद्वानों ने अध्ययन किया है उसके निष्कर्ष या जो उपलब्ध साहित्य है उसके आधार पर जब हम प्राकल्पना का निर्माण करते हैं तो उसके सोर्स यही रहते हैं, समाजशास्त्र हो या दर्शन शास्त्र हो या और दूसरा साहित्य हो, कोई और अध्ययन हो, जिसके आधार पर आप अपने अध्ययन को केंद्रित कर सकते हैं। उस साहित्य की मदद से भी हम उपकल्पना प्राप्त कर सकते हैं। तो ये उपकल्पना के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं।